या कन्वोल्यूशनल लेयर की बात करते हैं तो कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर हमारे पास ये काम हो रहा होता है, ये कन्वोल्यूशन अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। हमारे पास फिल्टर्स बन रहे होते हैं और हमारी जो इनपुट होती है उस इनपुट के ऊपर हम कन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे होते हैं। हम कहते हैं जी इसके ऊपर 10 कन्वोल्यूशन अप्लाई कर दो या इसके ऊपर 15 कन्वोल्यूशन अप्लाई कर दो 3x3 की, तो 3x3 के 15 रैंडम मैट्रिसेस जनरेट करता है और हर मैट्रिक्स को आपकी पूरी तस्वीर के ऊपर मूव करता है और मूव करने के बाद वो बताता है कि जी इस वाली जो मैंने फिल्टर चूज किया था उससे ये रिस्पॉन्स आया, इस वाले फिल्टर से ये रिस्पॉन्स आया, इस वाले फिल्टर से ये रिस्पॉन्स आया, तो वो 15 रैंडम फिल्टर्स जनरेट करके 15 डिफरेंट आपकी एक्टिवेशन मैप्स जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज कन्वोल्यूशन एंड कन्वोल्यूशन लेयर। उसके बाद अगली लेयर होती है आपके पास पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर, पूलिंग लेयर क्या करती है, आपके पास जो कन्वोल्यूशन आती है ना, आपके पास ओरिजिनल इमेज थी लेट से 1000 बाय 1000 पिक्सल की। अब 1000 बाय 1000 पिक्सल की वजह से आपकी अगर आप वो सारी कैलकुलेशंस करें तो आपको अगर आपकी सिर्फ एक कन्वोल्यूशन लेयर है और उस कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर एक फिल्टर है तो इसका मतलब है आपको 1000 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, 3x3 की 1000 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। और अगर 10 हैं तो आपको 10,000 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। 3x3 की 10,000 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और उसके बाद आप सिर्फ एक पिक्सल या एक पॉइंट के बारे में बता सकेंगे। लेकिन अब आप देखना चाहते हैं कि हर पॉइंट अपने सराउंडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, हर पिक्सल अपने सराउंडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, या ये कहने कि किसी भी रीजन के अंदर सबसे प्रोमिनेंट फीचर क्या है, ठीक है। जो आपका पूरा रीजन है, पूरी तस्वीर के अंदर छोटे छोटे रीजन होंगे, तो हर रीजन के अंदर सबसे प्रोमिनेंट फीचर कौन सा है। सो उसके लिए हम पुलिंग लेयर लगाते हैं और इसके लिए जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो मैक्स पुलिंग यूज करते हैं। मैक्स पुलिंग, मैक्स पुलिंग क्या करता है, लेट्स से आपके पास एक वो है 1124 लिख लेते, 1124 5678 3210 एंड 1234। लेट्स से ये आपके पास आपने कन्वोल्यूशन लगाई, कन्वोल्यूशन के जवाब में आपके पास ये 4x4 की एक वैल्यू आ गई, 4x4 की एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे हर ये 4x4 की तस्वीर है ना, 4x4 की एक इमेज है, इसके अंदर हर 2x2 का रीजन सिलेक्ट करो और उस 2x2 के रीजन के अंदर देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। सो आप कहेंगे कि जी ओके, सबसे पहले इस 2x2 का रीजन चेक किया, ये 2x2 का रीजन चेक किया, सो आपके पास जो आउटपुट बनेगी और आपने 2-2 का जंप लेना है। आपने एक रीजन ये चेक किया, 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 सो आपके पास 4 रीजन बन गए। इस रीजन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 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 4। सो ये आपकी मैक्स पुलिंग हो गई। इसके अंदर आपने कहा कि स्टेप साइज क्या रखना, स्टेप साइज 2 का रखना, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 स्टेप्स, वर्टिकल डायरेक्शन में 2 स्टेप। अगर मैं कहता जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 स्टेप्स, वर्टिकल डायरेक्शन में 1 स्टेप, मैं कहता जी स्टेप साइज 2 1 का रखना, तो आपके पास यहां पे तो 2 ही बनते। अब इन 4 के अंदर आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है 6, इन 4 के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है 8। अब अगला जो केस लेना आपने वो इन 4 का लेना, इन 4 में सबसे बड़ी वैल्यू है 6, इन 4 में सबसे बड़ी वैल्यू है 8। उसके बाद आपने फिर इन 4 का लिया, इन 4 में सबसे बड़ी वैल्यू है 3 और इन 4 में सबसे बड़ी वैल्यू है 4। तो आप अगर इसको कहते जी स्टेप साइज 2 1 का, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टेप साइज 2 रखना, वर्टिकल डायरेक्शन में स्टेप साइज 1 रखना, तो आपके पास 2 कॉलम्स एंड 3 रोज आ जाती। ये बात फॉलो करें, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने स्टेप साइज कितना रखा हुआ है। आपने बॉक्स साइज क्या रखा है, बॉक्स साइज इज 2x2, बॉक्स साइज 2x2 और स्टेप साइज 2x2।
जी नीचे वाले में भी बॉक्स साइज 2x2 है। यहां पे लिख देते हैं जी बॉक्स साइज 2x2 है। बॉक्स साइज 2x2 है, स्टेप साइज 2x1 है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो सबसे ज्यादा किसी भी रीजन में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर्स है ना, वो रह जाएंगे, बाकी सारे फीचर्स डिस्कार्ड हो जाएंगे। जो आपने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए थे उन फीचर्स में से जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है वो रह जाएगा, बाकी सारे फीचर्स डिस्कार्ड हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा फुली कनेक्टेड लेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फुली कनेक्टेड लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर हमने कहा था जी हमारी ये वाली जो है काम है ना, ये फुली कनेक्टेड लेयर वाला है कि पिछली लेयर के सारी नोड जो है वो अगली लेयर के हर नोड को अपनी आउटपुट भेज रहे होंगे अपने किसी वेट के साथ। ये फुली कनेक्टेड लेयर है कि पिछले नोड के पिछली लेयर के तमाम नोड्स अगली लेयर के हर नोड को अपनी आउटपुट भेज रहे होंगे विद सम वेट। ठीक है, जो हमने ANN वाला काम किया था, दैट इज कॉल्ड फुली कनेक्टेड लेयर। अब फुली कनेक्टेड लेयर और जो हमारी कन्वोल्यूशनल लेयर, या उसके बाद हमने उसको मैक्स पूल कर लिया, उसके दरमियान में एक ब्रिज होता है। जब हम कन्वोल्यूशनल लेयर की बात करते हैं तो कन्वोल्यूशनल लेयर हमारी जो है वो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल होती है, लेकिन जो हमारी फुली कनेक्टेड लेयर है दैट एक्सपेक्ट्स टू बी 1 डायमेंशनल ओनली। ठीक है, तो हमें अपनी मल्टी डायमेंशनल लेयर को फुली कनेक्टेड लेयर या डेंस लेयर को पास करके, फुली कनेक्टेड भी कहते हैं इसे, डेंस लेयर भी कहते हैं। इसको पास करने के लिए हमें एक और लेयर यूज करनी चाहिए पड़ती है जिसका नाम होता है फ्लैटन लेयर। लेट से आपके पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। लेट से every one of those is 100 by 1, let's say it is 100 by 1, यानी कि, और ये कितने हैं मेरे पास, इस तरह के मेरे पास 4 है, इस तरह के मेरे पास 4 लेयर्स हैं। ठीक है, सो जब मैं इसको फ्लैटन लेयर में पास करूंगा ना, मैं इसको इस आउटपुट को फ्लैटन लेयर में पास करूंगा, इट वुड बिकम 100 by 1, ये अगला 100 by 1 यहां पे आ जाएगा, अगला 100 by 1 यहां पे आ जाएगा, और अगला 100 by 1 यहां पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास 400 by 1 बन जाएगा। ये मेरे पास था 100 by 1 के 4, इनको बेसिकली रीशेप हो गया, 400 by 1 में कन्वर्ट कर लिया। ये मेरी लेयर फ्लैटन हो गई। अब इस लेयर को मैं अपनी फुली कनेक्टेड लेयर को पास कर सकता हूं, क्योंकि फुली कनेक्टेड लेयर डज नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस वन, हाउ टू हैंडल मल्टीपल लेयर्स। उसको मैंने एक लंबी टेप बना दी। ये बात फॉलो कर रहे? सो दिस इज अ फ्लैटन लेयर। उसके अलावा हमारे पास एक्टिवेशन लेयर्स होती हैं, एक्टिवेशन लेयर्स होती हैं। एक्टिवेशन लेयर्स कौन कौन सी हो सकती हैं? हमने जो बात की थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने कहा जी नो एक्टिवेशन लेयर, नन कर दो, लीनियर कर दो, सिग्मोइड कर दो, 10H कर दो, रेलू कर दो, लीकी रेलू कर दो, या स्विच कर दो, या जितनी भी हमने एक्टिवेशन लेयर्स, आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में की थी, जितनी भी एक्टिवेशन लेयर्स हैं उनमें से कोई भी एक्टिवेशन लेयर यूज कर सकते हैं, और दैट एक्टिवेशन लेयर कैन कम आफ्टर द इनपुट ऑफ द कन्वोल्यूशन लेयर। आप कन्वोल्यूशन लेयर के आउटपुट के ऊपर भी अपनी जो है एक्टिवेशन लेयर लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पुलिंग लेयर के बाद लगा दें, चाहे तो आपकी ये जो फुली कनेक्टेड लेयर्स की है उनके ऊपर लगा दें, कहीं पे भी आप एक्टिवेशन लेयर्स लगा सकते हैं। फिर एक और लेयर होती है आपके पास ड्रॉप आउट लेयर।
ड्रॉप आउट लेयर क्या करती है? ड्रॉप आउट लेयर एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इसके जी, इस पे इतने सारे कनेक्शंस होते हैं कि आपका सिस्टम जो है ना ओवरथिंक करना शुरू कर देता है, ओवरफिटिंग शुरू कर देता है। तो आप एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग कुछ लिंक्स को बंद कर देते हैं रैंडमली। आप एक रैंडम को फंक्शन करते हैं, आपके पास लेट से 1000 कनेक्शंस हैं, आप 1000 की एक अरे जनरेट करते हैं जीरो वंस, रैंडम जीरो वंस, और जहां जहां पे आप कहते हैं जी 30% जीरोज होने चाहिए, ठीक है, 70% वंस एंड 30% जीरोज। तो जो वैल्यू जीरो आती है उन कनेक्शंस को आप टर्न ऑफ कर देते हैं, जो कनेक्शंस वन आते हैं उन कनेक्शंस को आप ओपन रहने देते हैं। अगली मर्तबा फिर दोबारा रैंडमली जनरेट करते हैं। तो आप ये बेसिकली आप ये करते हैं कि जी आप ये रैंडमली चीजों को टर्न ऑफ कर रहे हैं। उससे ये होता है आपका सिस्टम ओवरथिंक नहीं करता, ओवर लर्न नहीं करता, ओवरफिटिंग नहीं होती। दिस इज वन थिंग, वन वे टू अवॉइड ओवरफिटिंग। तो जब भी आप किसी भी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो आपको ये 5-6 लेयर्स हैं जो कि नजर आ रही होंगी। आपको इनपुट लेयर होगी, आपके पास कन्वोल्यूशन लेयर होगी, आपके पास पूलिंग लेयर होगी, आपके पास ड्रॉप आउट लेयर होगी, आपके पास जो है वो फुल जो है वो फ्लैटन लेयर होगी, आपके पास जो है वो फुली कनेक्टेड लेयर होगी, ठीक है। अच्छा, एक जो एक्टिवेशन, हाँ एक्टिवेशन लेयर होगी, एक एक्टिवेशन लेयर जो मैं एक एक्टिवेशन फंक्शन जो मैं करना भूल गया, दैट इज सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स, जब हम बाइनरी सिस्टम्स की बात करते हैं तो उस वक्त तो सिग्मॉइड बहुत अच्छा चलता है या रेलू बहुत अच्छा चलता है। जब आपके पास एक से ज्यादा आउटपुट्स होती हैं, आप कहते हैं उन एक से ज्यादा, या जब आपके पास बाइनरी है तब तो आपके पास कहते हैं जी 0-1, आपने सिग्मॉइड लगाया, सिग्मॉइड के अंत के ऊपर आपके पास वैल्यू 0.5 से बड़ी आई, आपने कहा जी इसको ट्रू कंसिडर कर लो, आपके पास वैल्यू 0.5 से छोटी है, आपने उसको फॉल्स कंसिडर करवा लिया, यहां तक तो ठीक है। बट व्हाट इफ यू हैव 100 पॉसिबल आउटपुट्स और आपने उन 100 में से कोई एक चूज करनी है, तो आप उन सारी वैल्यूज का सिग्मॉइड कैलकुलेट करते हैं। यू कैलकुलेट द सिग्मॉइड ऑफ ऑल ऑफ दोस, ठीक है। किसी का सिग्मॉइड 0.3 आया, किसी का सिग्मॉइड का आंसर 0.7 आया, किसी का आंसर 0.2 आया, किसी का आंसर 0.5 आया, किसी का 0.89 आया। आप सबका सिग्मॉइड कैलकुलेट करते हैं और सिग्मॉइड कैलकुलेट करने के बाद आप कहते हैं किसके सिग्मॉइड का आंसर सबसे बड़ा आया। जिसके सिग्मॉइड का आंसर सबसे बड़ा आया वो मेरा आंसर है। जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, दैट इज माय फाइनल आउटपुट, दैट इज योर सिग्मा, दैट इज योर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, ठीक है। CNN, CNN के एडवांटेजेस क्या है ओवर अदर मॉडल्स? सबसे पहला तो यह है कि इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स पैटर्न्स, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट पैटर्न्स। जो आपके डेटा के पैटर्न्स है ना उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो फीचर है वो आपकी इमेज में किसी भी जगह पे हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, इट वुड नॉट मैटर टू CNN। CNN ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने मैक्स फीचरिंग कर दी है ना, मैक्स पुलिंग कर दी है, तो जो भी वो फीचर अपनी रीजन में कहीं पे भी हो ना, आंख यहां पे हो या यहां पे हो या यहां पे हो या यहां पे हो इमेज में, वो एट द एंड ऑफ द डे आपकी आंख जो है वो ऑटोमेटिकली फीचर को डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। आपका सिस्टम जो है वो फीचर को डिटेक्ट कर लेगा। और प्लस एक तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपका फीचर जो है वो रोटेटेड हो। आपने जो ट्रेन किया था उस वक्त आपका फीचर इस तरह था, स्ट्रेट रखा हुआ था, लेकिन जब आपने डेटा को टेस्ट कर रहे थे उस वक्त वो जो तस्वीर खींची वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो ये भी हैंडल कर लेगा। इसकी पोजीशन भी हैंडल कर लेगा कि इसकी पोजीशन आपकी तस्वीर में कहीं पे भी, उसको भी हैंडल कर लेगा, इसकी रोटेशन भी हैंडल कर लेगा, ठीक है। और सिंपली इसका साइज भी हैंडल कर लेगा, ये बड़ा या छोटा, करीब है या दूर है, क्योंकि उसने जब मैक्स पुलिंग करनी है तो उसने तस्वीर का जब पैरामीडियल वो लेना है, तो जब तस्वीर जो फीचर बड़ा होगा तभी नजर आ रहा होगा, जब जो फीचर छोटा होगा जब उसका मैक्स फीचर लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जूम इन हो जाएगा। सो इट इज रोबस्ट फॉर ट्रांसलेशन,
ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। इसीलिए अक्सर आप जैसे किसी उसका वो सुनेंगे तो कहेंगे जी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है ना, इट इज नंबर 3, इट इज रोबस्ट फॉर ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन, आपका जो फीचर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ट्रांसलेट हो जाए, एक जगह से इस जगह से इस जगह पे चला जाए, या रोटेट हो जाए, इस तरह की बजाय इस तरह हो जाए, या उसका स्केल इतना हो या इतना हो, उससे आपकी तस्वीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवेरिएंट है, इट इज इनवेरिएंट फॉर ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। ठीक है, उसको वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। नो नीड फॉर मैनुअल फीचर्स के फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इट इज एंड टू एंड, यानी कि आप उसको इमेज, इनपुट इमेज देते हैं और वो आपको आउटपुट आंसर दे देता है। आपको बीच में डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि ये फीचर होंगे, ये फीचर नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 है able to handle large data sets and achieve high accuracy। ठीक है, these are the advantages of CNN. It automatically detects patterns in the image in your input. It is robust for translation, rotation and scaling. It does not need manual feature extraction, and it is able to handle large data sets and achieve high accuracy। अभी आपने देखा कि 99% accuracy आ गई, हमने कुछ भी नहीं किया, 2 लाइनें लिखी, 99% accuracy आ गई। ठीक है, डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स। डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स। नंबर 1, it is computationally very expensive. It is computationally very expensive. क्योंकि आपको जो कन्वोल्यूशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ठीक है, उनके बाद उनका जो वेट अपडेट करना पड़ता है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर। नंबर 2, it is prone to overfitting, prone to overfitting। इट इज वेरी प्रोन टू ओवरफिटिंग। इसी वजह से हमें इसमें ड्रॉप आउट लेयर डालनी पड़ी। अगर हम ड्रॉप आउट लेयर ना डालें तो ओवरफिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें ड्रॉप इसमें ओवर वो करनी पड़ती है। फिर नंबर 3 है इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हमें बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेट चाहिए तो हमें 10-10 हजार, 50-50 हजार, एक 10-10 लाख रिकॉर्ड चाहिए अपने सिस्टम को ट्रेन कराने के लिए, ताकि हम जनरलाइज्ड सिस्टम एक्सट्रैक्ट कर सकें, जनरलाइज्ड मॉडल बना सकें। क्योंकि अगर जनरलाइज्ड मॉडल नहीं होगा, अगर हमारे पास ह्यूज डेटा नहीं होगा तो हमारा सिस्टम ओवरफिटिंग में चला जाएगा। हमें ओवरफिटिंग से बचाने के लिए हमारे पास बेतहाशा डेटा होना चाहिए। इसीलिए आप में से लेट से कोई अगर FIP के लिए भी जब एडवाइजर के पास गया और एडवाइजर को जाके कहा जी मैं फला एरिया में काम करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा जी 10 लाख रिकॉर्ड लेके आओ, पहले ऐसा डेटा सेट ढूंढो जिसके अंदर कम से कम 10 लाख रिकॉर्ड हो इस प्रॉब्लम के, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव केसेस के 10 लाख रिकॉर्ड हो। ठीक है, ताकि 1 मिलियन रिकॉर्ड्स होंगे तो हम जनरलाइज कर सकेंगे, वरना हमारा सोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा टारगेटेड हो जाएगा, ओवरफिटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सो 100 रिकॉर्ड्स के ऊपर 100 रिकॉर्ड का डेटा सेट है, उसके ऊपर न्यूरल नेटवर्क चला दें जी, उसके ऊपर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क चला दें। ठीक है, नंबर 4, वेरी हार्ड टू
फीचर्स किस तरह बन रहे हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि वो उसने एक रैंडम फीचर मैट्रिक्स बनाया, 32 मैट्रिक्स बनाए 3x3 के, उसके बाद उनको अप्लाई किया, उनको वेट अप्लाई किया और वो कैलकुलेट कर दिया। लेकिन उन 32 फीचर्स में, उन 32 वेक्टर्स में क्या था, 3x3 मैट्रिसेस में क्या था, वो फिल्टर्स में क्या था, उन फिल्टर्स का वेट किस तरह अपडेट हुआ, वो फिल्टर्स किस तरह अपडेट हुए। इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड द एक्टिवेशन फंक्शंस एंड द एक्टिवेशन जो हमारे मैट्रिसेस हैं उनको हैंडल करना कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में। तो इसकी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स का आपको कहा जी इसको एक्सप्लेन करो, ये सिस्टम कार किस तरह चल रहा है, ये वेट किस तरह अपडेट हुआ, पीछे तक पूरा वेट अपडेट करा के दिखाओ भाई। थैंक यू। एएनएन का हो जाता है, इसका नहीं होता। कम से कम इस क्लास का स्कोप नहीं है सीएनएन का वेट अपडेट करवाना, ठीक है। ओके